हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर सेशन। आज डेट है 28 अगस्त और आज 28 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको आज के इस सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मैत्री भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस साल 1 से 14 सितंबर के बीच इसका 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया जाएगा। बात करें मैत्री अभ्यास के बारे में तो ये 14वां संस्करण है जो कि भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह 1 से 14 सितंबर 2025 तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है। यह अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त कंपनी स्तरीय आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगा। यह संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अभ्यास 5 वर्षों के बाद भारत में वापस आ रहा है। पिछला संस्करण थाईलैंड के लद्दाख प्रांत में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के लद्दाख स्काउट्स और थाईलैंड की 14वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की पहली बटालियन के 76 सैनिक शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा। तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। बात करें इस अधिनियम के बारे में तो यह अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित कर एक नए आधुनिक और सरलीकृत कर ढांचे की नींव रखता है। इसमें कानून की संरचना में बड़ी कटौती की गई है, जैसे धाराओं में सेक्शन में 819 से घटा के 536 कर दी गई है, अध्याय को 47 से घटाकर 23 कर दी गई है, शब्दों को 5.12 लाख को घटाकर 2.6 लाख कर दी गई है और साथ ही 39 नए सरणियां यानी टेबल और 40 नए फार्मूलाज को इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे शब्दों को हटा के टैक्स ईयर बना कर दिया गया है और इसमें एक टैक्स अनुपालन को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए फेसलेस असेसमेंट, डिजिटल प्रथम मूल्यांकन और कम मानव इंटरफेस का प्रावधान है। फिफ्थ पॉइंट है, टीडीएस रिफंड में लचीलापन और सुधार है। ठीक है, अब रिटर्न देर से भरने पर भी टीडीएस का रिफंड बिना दंड के प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही कर अधिकारियों को कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करना अनिवार्य है। सिक्स्थ है, गैर मामूली दान और प्रतिभूतियों की पारदर्शिता। धार्मिक ट्रस्टों को अनाम रूप से दान स्वीकारने पर कुछ प्रतिबंध है यदि वे सामाजिक कार्य में संलग्न नहीं है। इसमें जो समय सीमा है उसमें विस्तार हुआ है, जैसे अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की सीमा को वित्त अधिनियम 2025 द्वारा बढ़ाकर 24 महीने से 48 महीने कर दिया गया है, जिसमें 4 साल की वृद्धि दी गई है। नेक्स्ट है, क्रिप्टो को पूंजीगत संपत्ति के रूप में मान्यता, यानी अनडिस्क्लोज्ड इनकम की परिभाषा में डिजिटल वर्चुअल संपत्तियां को शामिल किया गया है। विधेयक में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को पूंजीगत संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, एनएचएआई ने टोल कर्मियों के बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो ये शुरू किया है प्रोजेक्ट आरोहण। बात करें इस कार्यक्रम की तो यह कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों सहित हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए गुणवत्ता शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने और वित्तीय बाधाओं को दूर करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य है, यह कार्यक्रम छात्रों के समग्र शैक्षिक अनुभव को बढ़ाने के लिए संरक्षित मार्गदर्शन, कौशल निर्माण कार्यशालाएं और करियर मार्गदर्शन के साथ वित्तीय सहायता को जोड़ता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को न केवल उच्च शिक्षा के लिए बल्कि भविष्य में रोजगार और उद्यमिता के लिए भी तैयार करना है। में वित्त पोषण परियोजना के पहले चरण के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है, जिसमें कि यह परियोजना कक्षा 11 से ग्रेजुएशन तक के अंतिम वर्ष तक 500 छात्रों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। वहीं बात करें पोस्ट ग्रेजुएट या उच्च शिक्षा का तो इसमें इच्छुक 50 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 50,000 रुपए प्रति विद्यार्थी छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है मलेशिया के द्वारा। बैंक का नाम है राइट बैंक। इसका लॉन्च तिथि है 25 अगस्त 2025।
और इसकी विशेषता है कि यह दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है जिसमें राइट एआई नामक डिजिटल असिस्टेंट उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पहला एक्सरसाइज आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है असम के तिनसुकिया जिले के रुपई और डुमडुमा क्षेत्र में। अभ्यास का मुख्य विवरण है, इसका जगह कहाँ है? रुपई और डुमडुमा तिनसुकिया जिला का एक क्षेत्र है जो कि असम में पड़ता है और इसका उद्देश्य है सेना चिकित्सा और वरिष्ठ डॉक्टरों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित नागरिक चिकित्सा पेशेवरों के बीच सहयोग को मजबूत करना। और इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र है कि आपदाओं और युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना। और इसकी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर दुर्घटना से बचाव के लिए ट्रेन एम्बुलेंस की अवधारणा पर उत्तरी फ्रंटियर रेलवे अस्पताल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है कंचन चक्रवर्ती के द्वारा। बात करें इस किताब के बारे में तो यह बुक इस साल 13 अगस्त को कोलकाता में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक में पत्रकार से लेखिका बनी कंचन चक्रवर्ती ने न्यायपालिका की भूमिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं जो वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के समाधान में कारगर है। यह पुस्तक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सौमित्र सेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े लंबे विवाद पर 2006 से लेकर 2011 में उनके इस्तीफे तक की गहराई से चर्चा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 3 दिनी खेल एवं फिटनेस जन आंदोलन के रूप में किस दिवस को मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 को। और ये किसके बीच मनाया जाएगा? 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। भारत वर्ष 2025 का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त से 31 अगस्त तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय फिटनेस और खेल आंदोलन के रूप में मनाने जा रहा है। यह आयोजन खेल मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में आयोजित होगा। यह अभियान हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद को समर्पित है और इसका उद्देश्य पूरे देश में फिट इंडिया मिशन के माध्यम से शारीरिक गतिविधि, सामुदायिक सहभागिता और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है, किसने अहमदाबाद में सरदार धाम बालिका छात्रावास फेज 2 का उद्घाटन किया है? ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। इसमें मेधावी छात्रों को 12 मंजिला सरदार धाम फेज 2 गर्ल्स हॉस्टल में ₹1 में रहने की सुविधा मिलेगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह छात्रावास 10,000 वर्ग गज और 6,32,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें कुल 400 कमरे और 2 बेसमेंट मौजूद हैं। नेक्स्ट है, भारतीय डाक विभाग कब से पंजीकृत डाक सेवा बंद करेगा? तो ये बंद करेगा 1 सितंबर 2025 से। भारतीय डाक की पंजीकृत डाक सेवा बंद नहीं हो रही है बल्कि इसे स्पीड पोस्ट के साथ विलय कर दिया गया है और अब इसे रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के नाम से जाना जाएगा, जो एक नई और बेहतर सुविधा है। यह सेवा अक्टूबर 2025 से लागू होगी और इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट की सुरक्षा और स्पीड पोस्ट की गति दोनों शामिल होगा, जिससे ग्राहकों को तेज और सुरक्षित डिलीवरी मिलेगा। रजिस्टर्ड डाक एक सुरक्षित और जवाबदेह डाक सेवा है जिसे भारत में 1947 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में होगा? ये आयोजित होगा गोवा में। भारत वैश्विक शतरंज में अपनी तेजी से बढ़ती ताकत को और मजबूत करने जा रहा है क्योंकि गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीडे वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें 90 से अधिक देशों के 206 शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेताओं के लिए $20 लाख, लगभग 166 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि और 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में 3 स्थान दांव पर हैं। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भारतीय गुणवत्ता परिषद साथ। रक्षा मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद के बीच हुआ यह समझौता 63 लाख से अधिक भारतीय पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। यह साझेदारी का मकसद पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं,
पुनर्वास और डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाना है। इसका मूल संदेश है क्वालिटी इन सर्विस, डिग्निटी फॉर वेटरन्स, यानी सेवा में गुणवत्ता और पूर्व सैनिकों गरिमा सुनिश्चित करना है। अगला है यूएस ने भारत में अगले राजदूत के रूप में किसे नामित किया है? तो ये नामित किया है सर्जियो गोर को। जस्ट 60 वर्ड्स का ये पोस्ट है जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नायरा एनर्जी ने किसको नया सीईओ नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है तैमूर अब्बास गुलिएव को, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं अजरबैजान के। नायरा एनर्जी जो भारत की प्रमुख तेल रिफाइनिंग कंपनी में से एक है, इसने तैमूर अब्बास गुलिएव को अपना नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, ठीक है। यह निर्णय हाल ही में कंपनी पर लगे यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों और उसके चलते हुए शीर्ष यूरोपीय अधिकारियों के इस्तीफे के बाद लिया गया है। बात करें प्रतिबंधों के बारे में तो यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए गए 18वें चरण के प्रतिबंध में नायरा एनर्जी को भी शामिल किया है, क्योंकि इसका संबंध रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ है, जिसके पास कंपनी की 49.13% हिस्सेदारी है। अगला है किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है? तो ये ले लिया है रविचंद्रन अश्विन ने, ठीक है। और इन्होंने इस आईपीएल सीजन का जो लास्ट मैच खेला वो किस फ्रेंचाइजी के साथ खेला है? ये खेला है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, ठीक है। अगला है भारत में पशु रक्त आधान और रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? Who has issued the first national guidelines for animal blood transfusion and blood bank in India? तो ये जारी किया गया है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। पशु स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो पशु रक्त आधान सेवाओं यानी वेटनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस से संबंधित है। यह पहल आपातकालीन परिस्थितियों में पशुओं की देखभाल के लिए लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करती है। 25 अगस्त 2025 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी इस दिशा निर्देश का उद्देश्य है पशु कल्याण, जैव सुरक्षा और वन हेल्थ, ठीक है, इसकी दृष्टिकोण को मजबूत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी कंटेंट है वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके, ठीक है। और ये सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।